हेलो दोस्तों, यूबीक्यूटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में भारत का पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य में स्थापित किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों, बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र भारत के हरित ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह भारत का पहला और दुनिया का पहला विशेष रूप से हरे बांस का उपयोग करने वाला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में स्थापित किया गया है। और इस संयंत्र की अगर हम मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें दोस्तों स्थान और स्वामित्व के आधार पर बात करें तो दोस्तों नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा स्थापित, जो फिनलैंड की फोर्टम और केम पोलिस के साथ एक संयुक्त उद्यम है। यानी कि दोस्तों यह जो संयंत्र स्थापित किया गया है इसमें दोस्तों मुख्य रूप से 3 कंपनियां जो है साथ में इसकी स्थापना की हैं और इसका संचालन करेंगी, जिसमें दोस्तों जो पहली कंपनी है यह भारत की है और जो अलग 2 कंपनियां हैं वह दोस्तों फिनलैंड की हैं। इन तीनों कंपनियों द्वारा इस संयंत्र का जो है संचालन किया जाएगा। और अगर हम पीढ़ी की बात करें तो यह दोस्तों दूसरी पीढ़ी की एथेनॉल तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें गैर खाद्य बायोमास जैसे बांस का इस्तेमाल होता है, जिससे खाद्य फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। यानी कि दोस्तों जो एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है, जो दोस्तों पेट्रोल में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यह दोस्तों बनाने के लिए मुख्य रूप से एथेनॉल बनाने के लिए 2 तकनीकें हैं। इसमें अगर हम पहली तकनीक की बात करें, यानी कि जो पहली पीढ़ी का है, इसके द्वारा जो एथेनॉल बनाया जाता है इसमें दोस्तों खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जैसे हम लोग कह सकते हैं गन्ना, मक्का या फिर दोस्तों जो अन्न होते हैं, यानी खाने की चीजें जो होती हैं उनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके इस्तेमाल से होगा क्या कि दोस्तों जो खाद्य पदार्थ हैं उनका अधिक मात्रा में एथेनॉल बनाने के लिए जब उपयोग होगा तो दोस्तों इसकी कमी आ सकती है और इसकी कमी होने से बाजार में इनकी जो है कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। और जो दूसरी तकनीक है एथेनॉल बनाने की, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें दोस्तों गैर खाद्य बायोमास का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दोस्तों इसका जो है खाद्य सामग्री के साथ इसका कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होता है और यह दोस्तों काफी अच्छा होता है। तो जैसे इसमें दोस्तों जो दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल तकनीक है, इसमें जो है बांस का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक जो है गैर खाद्य पदार्थ है, इसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम कच्चे माल की बात करें तो दोस्तों संयंत्र को प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख टन हरा बांस चाहिए, जिसकी आपूर्ति असम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से जो है होती है। और इसमें उत्पादन क्षमता की बात करें तो दोस्तों इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 48,900 मीट्रिक टन एथेनॉल है। और सह उत्पादन की अगर हम बात करें दोस्तों यह एक शून्य अपशिष्ट सुविधा है, क्योंकि यह एथेनॉल के अलावा एसिटिक एसिड, फुरफुरल और फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सह उत्पाद भी तैयार करता है, जिसका औद्योगिक उपयोग होता है। यानी कि दोस्तों यह जो संयंत्र है इसमें दोस्तों इस संयंत्र में कच्चे माल का लगभग पूरा हिस्सा जो है किसी न किसी उत्पाद को जो है बनाने में उपयोग हो जाता है। यानी कि यह जो संयंत्र है उसका प्राथमिक उत्पादन है वह दोस्तों एथेनॉल है। एथेनॉल के साथ साथ दोस्तों यह एसिटिक एसिड, फुरफुरल और फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है इसी के साथ जो है इसका उत्पादन करता है, जो औद्योगिक क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए दोस्तों इस संयंत्र से किसी भी प्रकार का जो अपशिष्ट होता है, कचरा होता है, वह दोस्तों इसमें से नहीं निकलेगा। इसमें भी दोस्तों इसके लिए जो है एक प्लस पॉइंट है। और इसका जो है उद्देश्य की अगर बात करें, इस संयंत्र के उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों यह संयंत्र पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण यानी कि E20 ब्लेंडिंग के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में जो है सहायक है। इसी के साथ साथ अगर हम आर्थिक और सामाजिक प्रभाव की बात करें तो यह परियोजना स्थानीय किसानों और जनजातीय समुदायों को बांस की खरीद के माध्यम से आर्थिक लाभ प्रदान करती है, जिससे पूर्वोत्तर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि दोस्तों
दोस्तों इस संयंत्र में ज्यादा से ज्यादा बांस का इस्तेमाल होता है, तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको दोस्तों उनके अर्थव्यवस्था में जो है इससे बहुत बड़ा जो है उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी के साथ साथ दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।